आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्राइम एट 4 में आज आपको दिखाएंगे पीलीभीत से पीएम मोदी और सीएम योगी की दहाड़। इंडी गठबंधन पर कैसे टूटा मुसीबतों का पहाड़। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर बन गई बात, लेकिन कौन कौन है अभी भी नाराज, यह भी आपको डिटेल में बताएंगे। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक कैसे आई, धरना पॉलिटिक्स या मोदी के सामने विपक्ष हुआ फुस, यह भी आपको बताएंगे। जन्नत से आई 370 विरोधियों के लिए नई तस्वीर, आज दुनिया देखेगी कितना बदला कश्मीर। ये तमाम खबरें आपको हम आज दिखाएंगे। पीलीभीत से इंडी पर बरसे हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इंडी नेताओं ने श्री राम का अपमान किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने शक्ति का घोर अपमान किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीलीभीत में रैली को संबोधित किया और इस दौरान वरुण गांधी नजर नहीं आए। वरुण गांधी का टिकट काटकर इस बार बीजेपी ने जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी के टिकट पर भगवंत सरन गंगवार बीजेपी के जितिन प्रसाद को चुनौती दे रहे हैं। दो आमने सामने कैंडिडेट आप देख रहे हैं तस्वीरों में। पीलीभीत की जो जंग है, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। पीलीभीत में योगी आदित्यनाथ ने बोला विपक्ष पर हमला। मोदी जी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाई छू रहा है। देश ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। बदलते भारत में सुरक्षा के साथ सम्मान भी है। पीएम के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण संभव हुआ। कि फिर एक बार पूरे देश की आवाज क्या है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है, अन्यथा कई कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहां पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। आज यहां पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां पर जनसभा को संबोधित किया वो पीलीभीत बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कैसे आपको बताते हैं। मेनका के बाद वरुण गांधी की पीलीभीत में एंट्री हुई और एंट्री 2019 में जब हो गई तो 59.38% वोटों के साथ उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी के हेमराज वर्मा को केवल 37.83% वोट ही मिले। पीलीभीत में मंच पर आज एक वाकया भी देखने को मिला। अपने भाषण से पहले सीएम योगी मंच पर पीएम से कुछ बात कर रहे थे और तभी योगी को संबोधन के लिए बुला लिया गया और इसके बाद योगी अपनी कुर्सी हटाकर पीएम मोदी के पीछे से पोडियम की तरफ से जाने लगे। तभी पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें सामने से जाने के लिए कहा। और असम के लखीमपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। असम के लखीमपुर में गरजे अमित शाह, मोदी सरकार ने असम में आतंकवाद का अंत कर दिया, बांग्लादेशी घुसपैठिए पर लगाम लगाया। इंडी गठबंधन चाहिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? अमित शाह ने आज ये लोगों से पूछा। शाह ने नेहरू की नीतियों पर भी सवाल उठाए कि आने वाले 5 साल के लिए आपका मेंबर पार्लियामेंट कौन होगा, देश में किस पार्टी की सरकार होगी और देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक, राहुल बाबा के नेतृत्व में इंडी अलायंस है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मैं कह सकता हूं बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। जब चीन का हमला हुआ, लड़ने की जगह वायु प्रवचन में जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कह दिया था, आसाम को छोड़ दिया था। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के बीच हुआ है सीटों का बंटवारा। कांग्रेस, उद्धव और शरद गुट के बीच बात बन गई है। बड़ी खबर, उद्धव और शरद गुट के बीच कांग्रेस के साथ बात बन गई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव की पार्टी लड़ेगी चुनाव, यह तय हो गया है। तय फॉर्मूले के मुताबिक आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में उद्धव वाली गुट शिवसेना 21 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शरद गुट वाली जो एनसीपी है वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 21, 17 और 10 सीटों पर बात बन गई है महाविकास आघाड़ी में। सीट शेयरिंग के बीच महाविकास आघाड़ी के अंदर नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि संजय राउत इससे साफ इनकार कर रहे हैं। नाराजगी नजर आ रही, कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा। कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल, ऑल वेल। नाराजगी नजर आ रही, कोई नाराजगी नहीं है, आपने देखा होगा। कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल, ऑल वेल। इंडी गठबंधन पर रामदास अठावले का हमला। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 400 सीटें पार करना बड़ी बात नहीं है। उन्होंने शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा मोदी की आंधी, पीएम नहीं बनेंगे राहुल गांधी। सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, फिर कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी और मेरी जोड़ी है तब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनने का मौका मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पप्पू यादव के खिलाफ राहुल कर सकते हैं रैली। राहुल गांधी से तेजस्वी के साथ रैली करने की अपील की गई है। पूर्णिया में पप्पू यादव के साथ साझा रैली करने की अपील की गई है। आरजेडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह आवेदन दिया है। पूर्णिया से पप्पू यादव ने जबरन नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव से निर्दलीय नामांकन के बाद अब कह रहे हैं, कांग्रेस से यह कहा जा रहा है राहुल गांधी से कि आप साझा रैली कीजिए आरजेडी की तरफ से और उसमें मंच पर पप्पू यादव भी होने चाहिए, यानी कि दिखाई ये दे कि पप्पू यादव कांग्रेस में है, जबकि निर्दलीय पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया है। को
को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। गिरफ्तारी सही है या गलत, इसको लेकर कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत नहीं है, हाई कोर्ट ने कह दिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी भी नहीं है, यह भी कोर्ट ने कहा है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी। सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के प्रमुखों को बदलने की मांग पर अड़ी है टीएमसी। टीएमसी के सांसदों का धरना जारी है, पुलिस स्टेशन में धरना जारी है। कल टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और बाद में आयोग के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया। उन्हें रात में रिहा कर दिया गया, लेकिन टीएमसी के नेता मंदिर मार्ग थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि सत्ताधारी बीजेपी चुनाव के दौरान केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। चुनाव आयोग पर भी टीएमसी ने निशाना साधा और पूछा है कि जब बीजेपी की शिकायत पर बंगाल में अधिकारी बदले जा सकते हैं तो उनकी शिकायत पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा सकता है। एनआईए, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स चल रहा है और सब अपोजिशन को डिस्टर्ब कर रहा है ताकि वो ढंग से शांति से इलेक्शन ना लड़ सके। और इस बीच दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि कल ही टीएमसी के नेताओं को रिहा कर दिया गया था हिरासत में लेने के बाद, लेकिन इसके बाद भी वो पुलिस थाने में बैठे रहे। 144 धारा के चलते हुए जो रोड ब्लॉक की थी, प्रोटेस्ट किया था, उसको रिमूव करने के लिए इनको डिटेन किया गया था। कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया है। ये अपनी फ्री विल से यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद में अपना जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अभी भी 2-3 लोग इनके बाहर हैं और वो खाना खाने या नहाने बाहर गए हैं और फिर वापस आके यहाँ पे बैठेंगे। हमारी तरफ से पूर्णतः फ्री है, जाना चाहें तब जा सकते हैं। 5 बजे तक यही बैठेंगे, 24 घंटे का इनका कॉल है। मेरे हिसाब से पुलिस स्टेशन प्रेमाइस का यूज पॉलिटिकल पर्पस के लिए ना हो बेटर है, बट हमारी तरफ से कल शाम को इनको फ्री कर दिया गया था, जब चाहें तब जा सकते। और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बीएसएफ और आरपीएफ की, सीआरपीएफ की 100 अतिरिक्त कंपनियों को तैनात किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। गृह मंत्रालय को 100 अतिरिक्त कंपनियां देने के निर्देश दिए गए हैं निष्पक्ष चुनाव के लिए। ईसी ने मांगा है सुरक्षा बल। सीआरपीएफ की 55 और बीएसएफ की 45 कंपनियां होंगी तैनात। 15 अप्रैल से पहले बंगाल पहुंचेगी 100 अतिरिक्त कंपनियां। बंगाल में सभी 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संदेश खाली हिंसा मामले पर एक्शन में ईडी है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की पत्नी से पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से यह पूछताछ हो रही है। तस्लीमा बीवी से ईडी करेगी पूछताछ। सोमवार को भी तस्लीमा से 1 घंटे की पूछताछ हुई। और बड़ी खबर संदेश खाली से ही है, जहां पर पुलिस कैंप पर किया गया हमला। कुछ लोगों ने अचानक जोरदार अटैक कर दिया। लोगों के हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। शितोलिया पुलिस कैंप पर यह हमला किया गया। संदेश खाली नहीं, कोलकाता के डायमंड हार्बर में भी हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जोरदार अटैक किया गया। बंगाल बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का यह आरोप लगाया है। पूजा करने के दौरान हमला किया गया, यह बीजेपी ने कहा है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अमरोहा से बहुत बड़ी खबर है। इंडी गठबंधन को परेशान करने वाली यह खबर है। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली का विरोध किया गया। अमरोहा में नाराज मुस्लिम मतदाताओं ने कार रोक दी। नमाज से पहले मस्जिद के बाहर से वीडियो वायरल हो रहा है। संसदीय क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाने का आरोप लगाया गया है। मुस्लिम मतदाता बोल रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली से अमरोहा लोकसभा के मुस्लिम मतदाता काफी नाराज हैं। दानिश अली का अमरोहा से लेकर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय तक विरोध हो रहा है। जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। आज वीडियो अमरोहा की जामा मस्जिद के बाहर खड़े मुस्लिम मतदाताओं ने वायरल किया और उनका साफ कहना है कि इस बार हम फूल को वोट करेंगे। सांसद तमर सिंह जी वोट में लड़ाएंगे इलेक्शन, हम फूल को वोट देंगे। दोनों हम जितने भी खड़े सब फूल को देंगे, जितने भी सारे फूल को देंगे। मैं वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत नौगांवा सादात से सभासद पति हूँ। हमारे सांसद जी ने पिछले पूरे 5 साल में सिर्फ 2 सोलर पोल लगवाए, जो 1-1 लाइट वाले, पूरे नई बस्ती के अंदर। जबकि 10 से 12 हजार वोट हम इन्होंने इन लोगों को दिए थे। हमने कोई वोट, इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर इनको वोट दे क्यों हम?
भाई हमने वोट दिया था अपना रहनुमा चुनने के लिए दानिश अली को। दानिश अली जी को संसद में दूसरे सांसद ने बीजेपी के कुछ कह दिया तो वो तो रो रहे थे खुद। तो ऐसे नेता को वोट देके क्या फायदा। अपने संसदीय क्षेत्र में ही दानिश अली लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि कैसे पिछले 1 महीने में ही अमरोहा में कई बार दानिश अली की गुमशुदगी के पोस्टर तक लगा दिए गए और जब उन्होंने अमरोहा का दौरा करना चाहा तो उन्हें हर बार विरोध झेलना पड़ा। अमरोहा से इंडी गठबंधन का उम्मीदवार बनाने का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अमरोहा कार्यालय में हुई बैठक में भी उन्हें काले झंडे दिखा दिए गए। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख वोटर हैं। लोकसभा की सबसे वीआईपी सीट कहे जाने वाली अमरोहा के सियासी मैदान में करोड़पति उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कई सारे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं। अगर बात करें बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर की तो 182 करोड़ की संपत्ति के वो मालिक हैं। बसपा प्रत्याशी चौधरी मुजाहिद हुसैन 17 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। जबकि अमरोहा से पिछली बार बीएसपी के टिकट से जीते प्रत्याशी कुंवर दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। दानिश अली भी 11 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं सब करोड़पति हैं। जातीय समीकरण की बात कर लें तो मुस्लिम 6.5 लाख, जाट 2 लाख, राजपूत 1.5 लाख और 3 लाख एससी वोटर्स यहां पर हैं। सरकार बनने के बाद से ही कश्मीर में लगातार बदलाव नजर आ रहे हैं। वो साल 2014 था जब जम्मू कश्मीर की कुल इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की हो गई। अब तक घाटी में 1600 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। धारा 370 हटने के बाद जीडीपी दोगुनी हो गई है। पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम चीजें देखने को मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में। और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नहीं कर रही आसपास कहीं, जिसकी वजह से उस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। मोहित भट्ट टाइम्स नाउ। बयान देते हैं, ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है। एंड गेटिंग द किकबैक। सो आई थिंक अगेन जिसे कहते हैं, मतलब इसको मैं जब तक निर्णय ना आ जाए तो मैं शब्दशाह न लिया जाए, पर एक कहावत होती है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब कम से कम इस निर्णय के बाद इस प्रकार के अनर्गल बयान देने से बाज आना चाहिए।